हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप 9th या 10th क्लास से शुरू कर देते हो बेटा, जिसमें बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ लेक्चर वैसे। चलो देखो बेटा, उसमें बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है, दैट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बेटा। तो वही बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होती है बेटा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अब क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द आइसोमेरिज्म तो हम इसमें कहेंगे हैविंग, देखो डिटेल में जा रहा बहुत ज्यादा, डेफिनेशन आपको पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बेटा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, या कई बार बोलते हैं और डिफरेंट ओरिएंटेशंस अराउंड द CMA और CMI। अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल रही है अराउंड CMA और CMI, तब भी बेटा वही केस बनता है। क्लियर है केस? तो ये क्या होता है, अगर कोई भी आइसोमेरिज्म की बात करता है तो आइसो का मतलब ही होता है सेम, तो मेरिज्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना उसके। तो हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड होते हैं दोज विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ओरिएंटेशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन बेटा। क्लियर है? अब देखो, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो हमें दो तरह की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है बेटा। देखो कौन कौन सी मिलती है। इस केस के अंदर वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Done. And the second one is stereo isomerism. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड क्या है, स्टीरियो बेटा। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसकी फर्दर टाइप्स है। ठीक है, फर्दर वी हैव फोर टाइप्स ऑफ, 4 और 5 और 6 यू कैन से। फर्स्ट होती है बेटा इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बी सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट बेटा। सी उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, डी लिंकेज आइसोमेरिज्म बेटा। क्लियर है? ये तो सिलेबस के अंदर शो की गई है बेटा। डन। अब इसके अलावा जो दो है, जो दो मैं लिख रहा हूं यहां पे, वो कॉम्पिटिशंस वगैरह में पूछ ली जाती है, इसलिए लिख रहा हूं बेटा। ई इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एंड एफ वी हैव पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, 6 तरह की आइसोमेरिज्म होती हैं और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों की दोनों क्या है बेटा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? कोऑर्डिनेशन पोजिशनल और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म बेटा। डन। तो ये बताऊंगा आपको क्या होती है, बहुत इजी है। पहले हम इनकी बात करेंगे। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे स्टीरियो की बेटा, तो स्टीरियो पे हमें दो तरीके से, दो मिलेंगी। एक होगी बेटा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
मैरिज्म बेटा। क्लियर है? एक होगी ज्योमेट्रिकल और दूसरी क्या होगी बेटा हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है केस? तो ये याद रखना है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ये हमने अब पढ़ना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आईयूपैक नेमिंग के बाद वो ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक है और इसको अब हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि दो देखो बेटा ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और हम क्या कौन कौन सी हमारे पास ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और हम कोशिश करेंगे इसको 2 या 3 लेक्चर में पूरी की पूरी आइसोमेरिज्म को खत्म कर दें। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं। क्या है बेटा केस? तो देखो बेटा यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम शुरू करते हैं और उनको रब करते चले जाएंगे। ये मैं थोड़ा अपना स्पेस ले लेता हूं यहाँ पे। देखो बेटा अब हम बात करते हैं यहाँ पे। पहला केस है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर वी आर हैविंग सेम MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वी आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस present outside the coordination sphere, outside the coordination sphere beta, having same molecular formula but different kind of ions present outside the coordination sphere beta। क्लियर है केस? अब इसका मतलब क्या है देखो, एक एग्जांपल से बेटा, जो एग्जांपल होंगे इसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए हम एग्जांपल से ही मैं आपको इनके क्लियर जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूंगा। देखो एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, देखो यहां पे दैट इज कोबाल्ट ब्रोमीन NH3 सल्फेट। कोबाल्ट ब्रोमीन NH3 सल्फेट, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, दिस कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट रेड कलर, रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एंड दूसरा देखो कोबाल्ट NH3 सल्फेट Br, ये कॉम्प्लेक्स है और ये किसका होता है बेटा, ये रेड कलर का होता है। डन। अब देखो मैंने क्या लिखा था, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हम डिनाई नहीं कर सकते। कैसे? कोबाल्ट कोबाल्ट, Br सल्फेट सल्फेट, अमोनिया 5 अमोनिया 5, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पे सल्फेट आयन था और इसमें क्या है बेटा, ब्रोमीन है। डन। तो जैसे हम आयनाइज करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो एटम्स जो आयन जो मॉलिक्यूल इधर है वो सेम के सेम इधर है बेटा, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो हमारे पास आयन है वो डिफरेंट है। तो जैसे हम उनको आयनाइज करेंगे वी विल गेट दोज आयन dissociated from this complex and we will get that ion free in the solution बेटा। तो हम करते क्या है देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाहर सल्फेट आयन है और इसके बाहर आपके पास क्या बेटा, ब्रोमीन आयन है। तो व्हाट वी जनरली डू, वी रिएक्ट दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद BaCl2। हम क्या करते हैं, दोनों में BaCl2 डाल देते हैं। When we add BaCl2 इन दोनों कॉम्प्लेक्स में डालते हैं तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा वो वॉयलेट रेड कलर दे देता है। दिस गिव्स यू वॉयलेट रेड कलर।
तो जिससे हमें पता चलता है कि सल्फेट आयन यहां पे बाहर थे बेटा। क्या बोलता है? सल्फेट आयन क्या थे बेटा? वहां पे बाहर थे हमारे पास। डन बेटा, क्लियर है केस? तो ये आया था। अब इसी तरीके से अगर आपको बीआर का टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट्स विद दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर AgNO3 डाल दो, और जब AgNO3 डालोगे बेटा यहां पे देखो, यहां पे जो वर्ड कलर आता है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, और जब AgNO3 डालोगे यहां पे तो विल गेट रेड कलर। क्यों आता है रेड कलर? ड्यू टू द AgBr प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। AgBr बन जाता है। आपको पता है 11th क्लास में आपने GOC में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको किसी भी हैलोजन का टेस्ट करना है तो आप क्या करो, AgNO3 उसमें ऐड कर दो विद लिटिल बिट ऑफ HNO3 के साथ बेटा। तो एक डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कंपाउंड आते हैं, और उनके बेसिस पे आप क्या शो कर सकते हो, ये टेस्ट दे सकते हो। तो जब हमें कलर डिफरेंट मिले तो हमें पता चला कि जो सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट थे बेटा दे आर डिफरेंट, और इस तरीके के कंपाउंड्स को हमने क्या बोल दिया, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब आयनाइज होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर इफ वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस then such kind of quotation compounds are known as ionization isomers बेटा। आप चाहो तो इनके बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन इसको आप याद रख लो जो एग्जांपल आपको दिया है, ताकि आपको स्कूल लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे काम आए बेटा। क्लियर है? नोट करो बेटा इसको। और ये होती है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हम सेकंड की बात करेंगे, दैट इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या बेटा आपके पास? सॉल्वेट सेकंड, सॉल्वेट और हाइड्रेट बेटा। क्लियर है? इफ यू टॉक अबाउट सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तो हम क्या कहते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, हैविंग सेम MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट number of water molecules present inside or outside the coordination sphere। अगर इनसाइड और आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ठीक है बेटा, अगर आउटसाइड और इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ठीक है बेटा, क्लियर है, अगर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो केस है बेटा, किसका केस है? सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का केस है। किसका बेटा? सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का केस है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आप इसको नोट करो, मैं इसको रब करता हूं इधर। देखो बेटा, अब जो एग्जांपल दे रहा हूं इसका ध्यान देखना, एग्जांपल भी इस केस के अंदर जो एग्जांपल देंगे हम लोग, दैट विल बी द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दे देते हैं बेटा, CrH2O6 Cl3। ये है बेटा CrH2O6 Cl3। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वॉयलेट कलर का होता है बेटा। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑफ वॉयलेट कलर। क्लियर है? वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में होता क्या है देखो, क्रोमियम का हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा। अब अगर इफ कंसंट्रेटेड H2SO4 is passed
through this complex, then no water molecule will be absorbed by H2SO4। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये डिहाइड्रेट तभी करेगा व्हेन दिस वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स। ये तो बड़ा डिसोशिएट होगा ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टी तो कुछ और है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स में हमने ये पता लगाया है कि कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर है ही नहीं। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है बेटा, ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। क्लियर है केस? तो ये आ गया। एंड साथ में देखो दूसरा केस इसी कॉम्प्लेक्स का, इफ वी एड AgNO3 to this complex, then it gives AgCl precipitation। वो AgCl के प्रेसिपिटेट बना देगा। अब जितना मोल ऑफ AgNO3 यूज होगा बेटा, देखो जितने मोल ऑफ AgNO3 यूज होंगे, यहां पे कितने होंगे, 3 मोल्स ऑफ AgNO3, तो 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे 3 क्लोरीन है ना। दैट इज व्हाई 3 मोल्स ऑफ AgNO3 विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ AgCl फॉर द कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन ऑफ, कंप्लीटली फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन बेटा। क्लियर है केस? तो ये इस कॉम्प्लेक्स का केस है। अब देखो इसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम सेम रखेंगे, बट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर आर डिफरेंट। तो व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, जो इसी का एग्जांपल है बेटा, CrCl H2O5 Cl2 एंड H2O, ये आ गया बेटा। क्लियर है? अब जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर बेटा। इसका होता है ब्लू ग्रीन इन कलर। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का एक कॉम्प्लेक्स आता है बेटा। अब इसमें क्या होता है, देखो वही केस, इफ वी पास H2SO4 थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स, तो व्हाट विल हैपन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, वो कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स में H2SO4 क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर लेगा। देखो बेटा कैसे करेगा, मैं बताता हूं आपको अभी। देखो बेटा कैसे होगा, इफ concentrated H2SO4 is passed through it, then it absorbs 1 H2O मॉलिक्यूल, क्योंकि एक H2O जो मॉलिक्यूल है बेटा, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, दूसरा इस केस में ओनली 2 मोल्स ऑफ AgNO3 इज रिक्वायर्ड। सिर्फ 2 मोल्स ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड है बेटा उस केस में। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 Cl के आयन है बेटा। क्लियर केस? तो ये याद रखना है इस तरीके से। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास, इट वाज द फर्स्ट, ये सारे के सारे सॉल्वेट आइसोमर्स है बेटा। ये हो गया, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसी का, ये हो गया CrCl2
H2O4 Cl डॉट 2H2O। ठीक है बेटा। अब इस केस में क्या है, देखो ये तीसरा है, ये तीनों के तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो H2SO4 will absorb 2 water molecule and only 1 mole of AgNO3 is required to give you 1 mole of AgCl बेटा। और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है बेटा दैट इज डार्क ग्रीन। क्या आएगा बेटा, डार्क ग्रीन कॉम्प्लेक्स है बेटा। जैसे ब्लू ग्रीन था ना, वो आता है डार्क ग्रीन कलर का। तो अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है बेटा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने हैं। अगर दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? सॉल्वेट और हाइड्रेट तो वाटर मॉलिक्यूल का ही केस है सारे का सारा। अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी में नहीं मेंशन किए हुए, इसका मतलब ये वाली आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल नहीं है वहां पे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं बेटा, शो ही नहीं किया उन्होंने, जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा था, तो आप समझ जाना कि हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म तो वहां पे है ही नहीं बेटा। डन बेटा, क्लियर है केस। अब देखो नेक्स्ट थर्ड C, that is coordination isomerism। ठीक है ना। अब देखो यहां पे भी वही केस है, having same molecular formula but different kind ligands are present in coordination sphere। ठीक है बेटा। अब ये क्या, इसका मतलब क्या है, यहां पे एक चीज और याद रखो बेटा। सेकंड, here cationic and anionic entities are complex। दोनों की दोनों कॉम्प्लेक्स होंगी। कैटायनिक और एनायनिक एंटिटी बोथ आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, दोनों का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नेचर शो करते हैं। और उसमें क्या होगा, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो गए, मतलब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। अब एग्जांपल शो करूं तो एक आ गया मेरे पास कोबाल्ट NH3 क्रोमियम H2O6 बेटा। अब देखो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स शो करूंगा मैं, सुनो ध्यान से, यहां पे अमोनिया, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल है। तो क्रोमियम के साथ वाटर है और कोबाल्ट के साथ क्या है, अमोनिया। तो ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा किसके साथ, इसके साथ जो मैं लिख रहा हूं, ये आपस में अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं बेटा। तो क्या होगा, कोबाल्ट के पास यू विल हैव वाटर मॉलिक्यूल और क्रोमियम के पास वी विल हैव अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, कोबाल्ट के पास वाटर मॉलिक्यूल होंगे और क्रोमियम के पास अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे। डन बेटा, क्लियर है। तो ये केस आपको याद रखना है, ये आ गया। तो अगर इस तरीके से दिख जाए, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, कैटायन भी और एनायन भी, और वहां पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड विल टेक प्लेस इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो आप क्या कहोगे बेटा कि वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। इनसाइड देखो एक्सचेंज हो गए ना, कोबाल्ट के पास पहले क्या था, अमोनिया, अब क्या है, वाटर। क्रोमियम के पास पहले क्या था, वाटर, अब क्या है, अमोनिया बेटा। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस ओवर देयर।
ठीक है बेटा, क्लियर है केस ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। अब देखो और एग्जांपल देता हूं बेटा इसके, पहले मैं इसको रफ करता हूं। देखो बेटा और एग्जांपल जब दूं इसके तो आप देखना ध्यान से, दो तीन एग्जांपल और देता हूं, उनको ध्यान से देखना। कैसे? पहले तो आप देखो प्लेटिनम दे दिया मैंने, यहां पे लिख दिया NH3 6, उधर दे दिया कॉपर, सॉरी प्लेटिनम NH3 4, कॉपर CuCl 4 बेटा। क्लियर, हमने इस तरीके लिख दिया। अब एंड अगर आपको ऐसे मिल जाए प्लेटिनम Cl4 और कॉपर 4, तो ये भी क्या बेटा आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड विल टेक प्लेस इन दिस केस। एक्सचेंज आते हैं लिगेंड एक दूसरे के साथ। देखो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो एक और शो कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना इसको। कई बार क्या होता है देखो बेटा इसमें कि प्लेटिनम दे दिया अमोनिया 4 और साथ में देते हैं बेटा प्लेटिनम Cl4 एंड फिर लिखते हैं बेटा यहां पे देखो मेटल सेम है दोनों का, लिगेंड डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल सेम है, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कुछ इस तरीके से शो की जाती है। फिर Cl NH3 3 प्लेटिनम Cl3 NH3 बेटा। तो मतलब एक आधा लिगेंड इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है बेटा। तो वो क्या होता है आपके पास? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का ही केस बनता है। तो याद रखना कि सेम काइंड ऑफ मेटल्स विल बी देयर और डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल मे बी देयर। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक प्लेस हो रहा है किसी भी दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है बेटा। ठीक है, नोट करो बेटा इसमें जल्दी से, फिर मैं हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा नोट करो जल्दी से, मैं से भी रब करता हूं, नोट कर लो। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ या ABCD लिख रहा था बेटा, D, दिस इज D। लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं इसको? लिंकेज आइसोमेरिज्म। इफ टॉक अबाउट द लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो देखो क्या कहेंगे बेटा इसमें? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सेम फंडा है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट kind of atom is
attached to central metal atom or ion of same ligand. सेम लिगेंड मतलब कहते हैं कि उनका लिंकेज अलग अलग होगा, लिगेंड एक ही होगा। अगर उसके डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स सीएमए के साथ अटैच हो रहे हैं तो उस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कह देते हैं। अब इसमें एक बात याद रखनी है बेटा, इस तरह की आइसोमेरिज्म जो होती है दैट इज शोन बाय एम बाइडेंटेट लिगेंड्स। अगर आपको कोई पूछता है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है वो कौन शो करेगा, तो आपने सिंपल बोल देना है एम बाइडेंटेट लिगेंड, बिकॉज लिंकेज डिफरेंट है उनका। कैसे? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ऑफ द सेम लिगेंड। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो एग्जांपल के केस के अंदर क्या शो करेंगे? कोबाल्ट NH3 NO2 क्लोराइड, चलो Cl2 लगाते हैं। क्लियर है केस? ये आ गया। अब इस केस में अगर ये अटैचमेंट शो कर रहा है N की तरफ से, इस केस में क्या है? N की तरफ अटैचमेंट हो रही है, एंड दूसरा क्या होगा देखो बेटा, कोबाल्ट NH3 ये शो करते हैं Cl2। उधर O की तरफ से अटैचमेंट है बेटा, ठीक है। उधर क्या है? इधर N की तरफ से अटैचमेंट है और उधर किसकी तरफ से अटैचमेंट है बेटा? O की तरफ से। अब जहां पे O की तरफ से अटैचमेंट है, जहां पे O की तरफ से अटैचमेंट है बेटा, देखो उस केस में, या यहां N की तरफ से मैं शो कर रहा हूं उसको कॉम्प्लेक्स बना के आपको, देखो ये आ गया। पहले पोजीशंस मेंशन कर लेते हैं इनकी। ये पोजीशन आ गई, ऑक्टाहेड्रल है बेटा, तो 5 पोजीशंस पे यू आर हैविंग NH3 एंड यहां पे अटैचमेंट किसकी तरफ से? N की तरफ से, तो NO2 इस तरीके से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमें येलो कलर का दिखता है बेटा। किस कलर दिखता है? येलो, बिकॉज अटैचमेंट इज फ्रॉम N साइड। क्या है? N साइड की तरफ से अटैचमेंट है। और इस कॉम्प्लेक्स का अगर नाम लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे बेटा? देखो नेमिंग, दैट विल बी पेंटामाइन मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, पेंटामाइन, आपका क्लास में लिखना है सीधी में, नाइट्रेटो N, कोबाल्ट, पेंटामाइन नाइट्रेटो N कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा इसकी 3 क्लोराइड। ठीक है, पेंटामाइन नाइट्रेटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो क्या आएगा? कोबाल्ट, वही पोजीशन ड्रॉ कर लो पहले, NH3 NH3 NH3, here we have from O side attachment। किस तरफ से अटैचमेंट है बेटा? O साइड की तरफ से अटैचमेंट है। Here we have attachment from O साइड। डन बेटा। जब O तरफ से अटैचमेंट है इसकी, तो अब हम क्या शो करेंगे यहां पे? देखो इसका कलर होता है रेड, दिस इज रेड इन कलर, और इसका नेमिंग क्या हो जाएगी? फिर डिफरेंट हो जाएगी। सेम है, बस हम क्या लिखेंगे वहां पे? डिफरेंट केस, पेंटामाइन नाइट्रेटो O कोबाल्ट
3 क्लोराइड। ठीक है ना, ये आ गया पेंटामाइन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड का केस। तो अगर आपको अटैचमेंट अलग अलग मिलती है तो आप कह सकते हो कि वो आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है बेटा। क्लियर? इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देते हैं कि सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नोट करो बेटा इसको, फिर जो दो बची हैं उनको भी हम खत्म करते हैं। जल्द से नोट कर लो इसको। देखो बेटा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ई, that is coordination positional isomerism। ठीक है ना, such kind of isomerism having same molecular formula, same MF, but different position of ligands inside the ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपको अलग से बता रहा हूं बेटा मैं। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर लिगेंड की पोजीशन अलग अलग हो गई है तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशनल पोजीशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का इसलिए लिख रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहले ही पढ़ी है, लेकिन ज्यादातर जो पोजीशनल आइसोमेरिज्म होती है जनरली दैट एग्जिस्ट इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे बात करें बेटा हम लोग कोबाल्ट, एक कॉम्प्लेक्स को लिख रहा हूं बेटा मैं, एग्जांपल देखो इसका। NH3 4 कोबाल्ट OH फिर कोबाल्ट NH3 ट्वाइस और लास्ट में सल्फेट। ये हो गया बेटा। अब देखो यहां पे वी हैव 4 अमोनिया, यहां पे वी हैव 2 और 2 क्लोरीन बेटा। एंड अगर आपके पास कुछ इस तरीके से मिल जाए, अमोनिया 3 ClCO, अमोनिया कितना हो गया 3, एक Cl हो गया बेटा, OH CO NH3 3 Cl सल्फेट। अब देखो पोजीशन ऑफ क्लोरीन इज डिफरेंट इन दिस केस। यहां पे 2 थी, यहां पे एक होगी बेटा इधर इधर। डन। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशनल आइसोमेरिज्म। प्लीज बी अटेंटिव हियर। द chlorine is present only on one side of the ligand bridge, but in this case the chlorine, the position of chlorine is different. Now it is present on both side of the bridge बेटा। वो एक तरफ present था, now it is present both side of the bridge. So this is the difference, and that is why we call it coordination positional isomerism। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये आपको सिर्फ बताना होगा, कॉम्पिटिशंस में भी आए, कहीं पे भी आए, कि क्या होती है। अब देखो नेक्स्ट EF, that is polymerization isomerism। वैसे तो बेटा ऐसी कोई आइसोमेरिज्म होती नहीं है, इन रियल सेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट। पहले बता रहा हूं, इन रियल सेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट हमने बना लिया बेटा। यहां पे क्या होता है,
हियर वी हैव अ सेम इंपीरिकल फॉर्मूला, याद रखना है, हैविंग सेम, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला इज सेम ओवर हियर। इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं। किसमें? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में बेटा, हैविंग सेम नहीं, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये केस है बेटा, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बेटा, ठीक है। और सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होगा और डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होंगे, उसको हम पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। एग्जांपल की बात करें बेटा यहां पे, तो यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, तो क्या हो सकता है? देखो, PT NH4 एंड PT Cl4 बेटा, क्लियर है केस? ये आ गया। अब यहां पे क्या है हमारे पास? एंड PT NH2 एंड Cl2 बेटा, ये आ गया। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये दोनों पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब हमें क्या पता चलेगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं बेटा? तो आपको क्या करना है, दारा बेटा समझने की कोशिश करना है इसको, कि एक तरफ प्लेटिनम लिख लो, दूसरी तरफ लिख लो अमोनिया, और तीसरा लिख लो क्लोरीन, ठीक है। अब नंबर 1 कॉम्प्लेक्स यहां पे लिखता हूं, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, मतलब ये नंबर 2 है। अब मैं इनकी रेशो लिखता हूं बेटा, एटम्स की रेशो क्या आएगी? तो PT कितने हैं वहां पे? 2, अमोनिया कितने हैं? 4, क्लोरीन कितने हैं? 4। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में देखो बेटा, प्लेटिनम कितना है? 1, अमोनिया कितने हैं? 2, क्लोरीन कितने हैं? 2। एंड व्हेन यू कैंसल इट आउट, देखो यहां पे कॉमन है 2 फैक्टर, तो जो आप कैंसिल करोगे उसको, तो व्हाट यू विल गेट? 1, 2 एंड 2। दिस रेशियो इज सेम एज इन कंपाउंड 2 बेटा। तो इसीलिए हमने बोल दिया ये एक्चुअल में कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होता है और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होते हैं। देखो इंपीरिकल फॉर्मूला सेम है कि नहीं बेटा? दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर नोन एज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर का केस जो है बेटा वो खत्म हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये थी बेटा कि जहां पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिले और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिले। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बेटा हम डिस्कस करेंगे अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बेटा। कोऑर्डिनेशन में कॉम्पिटिशन्स के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखना बेटा उन वीडियो को। तब तक अपना ख्याल रखो बेटा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर बेटा।